बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। इसराइल के मुजालिम, खून में डूबा फलस्तीन, इसराइल को अमेरिका की हिमायत, मुल्क को किसकी जरूरत, बड़े मैच की तैयारी और शाहीन पुरअज़्म। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल गाजा में जंगी जराइम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की जानिब से सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। इसराइल ने गाजा और लबनान में फास्फोरस का इस्तेमाल किया। तस्दीक शुदा वीडियो और गवाहों से बातचीत की बुनियाद पर कहा, 2 मुकामात पर तोप खाने से सफ़ेद फास्फोरस के गोले फायर किए गए, जिससे संगीन जख्मों का खतरा लाहक होता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको। सबसे पहले इसराइल गाजा में जंगी जराइम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की जानिब से सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। इसराइल ने गाजा और लबनान में फास्फोरस का इस्तेमाल किया। तस्दीक शुदा वीडियो और गवाहों से बातचीत की बुनियाद पर कहा, 2 मुकामात पर तोप खाने से सफ़ेद फास्फोरस के गोले फायर किए गए, जिससे संगीन जख्मों का खतरा लाहक होता है। इसराइली वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1400 से भी तजावुज़ कर गई, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 6800 तक पहुँच गई। हमास के हमले में अब तक इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 है, जबकि 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली हलाकतों और ज़ख्मियों के आदाद शुमार के हवाले से इस बात का इम्कान है कि मगरबी मीडिया में इस तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गज़ा पर 6000 टन के करीब बम बरसाए जा चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल और हमास में फैसला कुन जंग करीब है। अगले 48 घंटे फैसला कुन होंगे। इसराइल ने जदीद असलहे से लैस 3 लाख ताज़ा दम फौज की सफ बंदी कर ली, जबकि समुद्र में खड़े अमरीकी बहरी बेड़े से इसराइली फौज की मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। बरतानिया ने भी बहरी बेड़ा भेज दिया। इसराइल की शाम के दमिश्क और हल्ब एयरपोर्ट्स पर बमबारी। इसराइल ने गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। अमेरिका ने इसराइल की सफाकियत को नज़रअंदाज कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने गजा में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के सवाल पर बात ही बदल दी। कहा, इसराइल को दिफा करने का हक हासिल है और हम उनकी हिमायत जारी रखेंगे। गजा पर सेहूनी जारियत रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ईरानी और तुर्क सदर से टेलीफोनिक राबते। सऊदी वली अहद ने कहा कि कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फरीकैन के साथ राबते कर रहे हैं। अरब लीग ने आलमी बरादरी से जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा कर दिया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की और गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले रोकने और पानी, खुराक और इमदाद के लिए राहदारी खोलने का भी मुतालिबा कर दिया। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज हो गईं। इसराइल और फलस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, तुर्की और उर्दन के सरबराहों के दरमियान राब्ते, इलाके में बढ़ते तशद्दुद और कशीदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात करके सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। महमूद अब्बास का गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले रोकने और पानी, खुराक और इमदाद के लिए राहदारी खोलने का मुतालबा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान और अमरीकी सदर जो बाइडन के टेलीफोनिक राब्ते कशीदगी फौरी कम करने के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी पर गौर किया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी टेलीफोन किया और इसराइल की जानिब से फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत की। दूसरी जानिब UAE और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच चुके हैं। वो अम्मान में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकातें करके कशीदगी कम करने के इक़दाम पर गुफ्तगू करेंगे। अरब लीग वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद जारी एलामिया में शहरियों को निशाना बनाने पर फ़रीक़ैन की मजम्मत की गई। इजलास में मुतालबा किया कि इसराइल गजा पट्टी का पानी और बिजली मुनक़दा करने का फैसला मनसूख करे।
اسرائیل کا اپنے بچوں کا پروپیگنڈا ایک طرف، جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل وحشیانہ بمباری سے غزہ میں اب تک 447 معصوم بچے شہید کر چکا ہے۔ فلسطینی ملبے سے بچوں کی لاشیں نکلا کر دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ فلسطینی بچوں کے کٹے پھٹے اور مٹی میں اٹے چہرے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ عالمی برادری سے فلسطینی عوام پر حملے بند کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ جدہ سے جاری کردہ اپنے بیان میں OIC کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام پر اندھی جارحیت جنگی جرم ہے، یہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ OIC نے وارننگ دی کہ جارحیت کے سنگین نتائج کا تمام تر ذمہ دار اسرائیل ہے۔ عالمی برادری مداخلت کر کے اسرائیلی حملے فوری بند کروائے۔ غزہ میں 3,38,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اب تک کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ UNRWA کی رپورٹ کے مطابق 2,70,000 افراد نے UN کے زیر انتظام پناہ گاہوں میں پناہ لے رکھی ہے اور اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غزہ اور مغربی کنارے میں رسد نہیں ہو رہی۔ UNRWA کے مطابق ان کی فلسطینیوں کے لیے تقریباً تمام سپلائز ختم ہو گئی ہیں۔ غزہ میں پانی، خوراک نہیں، ادویات بھی ختم ہو چکی ہیں۔ ہاسپٹلز، جنریٹرز کے لیے تیل بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ روس نے کہا ہے کہ شام پر اسرائیل کی فضائی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ شام پر اسرائیل کے حملے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے دمشق اور حلب میں ایئرپورٹس کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے دونوں ایئرپورٹس پر آپریشن معطل کرنا پڑا۔ اسرائیل کے اقدامات انتہائی خطرناک نتائج اور خطے میں کشیدگی کو ہوا دے سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ فلسطینیوں کی حمایت میں امڑ آئے ہیں۔ پیرس، یونان، اردن، انڈونیشیا، فلپائن، شکاگو اور دیگر ممالک میں لاکھوں افراد نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے فلسطینی عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ برطانوی باکسر عامر خان نے کہا ہے کہ فلسطین پر بہت سے لوگوں کو خاموش دیکھ رہا ہوں، مگر کیوں دنیا یاد رکھے گی کہ کون اس معاملے پر بولا اور کس نے چپ ساتھ دی۔ خدا یاد رکھے گا کہ کون خاموش رہا جب مسلمان کا خون بہایا جا رہا تھا۔ ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے لکھا کہ لوگ فلسطین کے لیے حمایت کا اظہار کرنے سے خوفزدہ ہیں، مظلوموں کے لیے کھڑا ہونے سے کبھی نہیں ڈرا۔ یوکرین پر حملہ ہوا تو میں مہاجرین کی امداد کے لیے پولینڈ گیا۔ عامر خان نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے یوکرین میں ظلم اور بربریت پر لب کشائی کی ہے۔ اب فلسطین میں ابھرتی صورتحال کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ فلسطینیوں کی زندگیاں اہمیت کی حامل ہیں۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا آج ملک بھر میں یوم طوفان اقصی منانے کا اعلان۔ 14 اکتوبر کو پشاور میں ہونے والی مفتی محمود کانفرنس کو بھی فلسطینی بھائیوں کے حق میں بڑے مظاہرے میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہنا تھا سرزمین فلسطین پر آگ بھڑک اٹھی ہے، بچے، بوڑھے، خواتین، عام شہریوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان اپنے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو کر ان کے موقف کو تقویت دیں۔ پاکستان کی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جمعے کے روز طوفان اقصی منانا ہوگا۔ سب لوگ میدانوں میں نکلیں، سڑکوں پہ آئیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو آواز دیں کہ ہم جہاں تک آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ کوئی کمی نہیں دکھائیں گے۔ 14 اکتوبر کو یہ جلسہ پشاور میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ یہ اب صرف مفتی محمود کانفرنس نہیں ہوگی، بلکہ یہ فلسطینیوں کے حق میں ایک بہت بڑا قومی مظاہرے کا شکل اختیار کر جائے گا۔ اس وقت سرزمین فلسطین پر جو آگ بھڑک اٹھی ہے اور فلسطینی بچے، خواتین، بوڑھے، عام شہری، ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مضبوطی کے ساتھ ان کے موقف کو تقویت دیں۔ آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نون لیگ کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا تاثر مسترد کر دیا۔ انٹرویو کے دوران مریم نواز سے ملاقات پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی سے پہلے وہ چیئرمین PTI سے بھی ملے تھے، دیگر لیڈرز سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ نواز شریف جب عدالتی فیصلے کے تحت ملک سے باہر گئے تو PTI کی حکومت تھی، اس وقت نگراں سیٹ اپ تھا، نہ ہی PDM کی حکومت تھی۔ بولے چیئرمین PTI کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، وہ مغل اعظم کی طرح کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتے۔
पीटीआई हुकूमत ने रियासत को बर्बाद किया। हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी है। रियासत ना होती तो सियासत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती। मुआशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ दौर में हमारी तरक्की देखकर दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान की तरक्की को भारत ने भी तस्लीम किया था। वो वक्त दोबारा आने वाला है। कौम 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को साजिश के जरिए हटाया गया। आप देखें कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे तेजी के साथ नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते रहे। पाकिस्तान बनते वक्त हमारे दिलों पर बहुत घाव लगे थे, लेकिन आज पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम करते हैं। ये वाजपेयी ने तारीखी अल्फाज मीनारे पाकिस्तान पर कहे थे। इस मुल्क की गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं और पाकिस्तान को दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के मुआहिदों का खमियाजा हमें 16 माह तक भुगतना पड़ा है। अब इस मुल्क में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 2013 में दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, मगर नवाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। 16 माह में से 11 माह जो है वो तो हमें IMF को मनवाते लग गए कि जनाब दूसरी किस्त जारी कर दें, और उनका आगे से जवाब ये था कि जो आपने मुआहदा किया उस मुआहदा को करने के बाद आपने खुद ही तोड़ दिया। वो उस वक्त की हुकूमत जो इस मुल्क को मुआशी तौर पे दबोने और मुआशी बदहाली में धकेलने पे तुली हुई थी, उस हुकूमत और उस वज़ीर आज़म ने ये हरकत की है, तो आज हम इस मुआशी बदहाली का शिकार ना होते जिस मुआशी बदहाली का हम इस वक्त शिकार हैं। 2013 में भी ऐसे ही बहरान का हम शिकार थे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दहशत गर्दी का कलाकुमा नहीं हुआ? क्या लोड शेडिंग का इलाज हल नहीं हुआ? अहम खबर देंगे लाहौर से, जहां PIA रोड के करीब फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने पूरी मार्केट को अपनी लिया है। ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानों में रखा गया फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। खबर है ये लाहौर से, जहां PIA रोड के करीब फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमजा बाजवा से। हमजा, बताइएगा आग किस तरह लगी, कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, लाहौर निजी यूनिवर्सिटी UMT PIA रोड के करीब फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। आग के फर्नीचर मार्केट में अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की किसी किस्मत की जानी नुकसान की इतला तो नहीं हुई। फर्नीचर मार्केट में आग लगने से ताजर का करोड़ों का माल खाकसर हो गया। रेस्क्यू अमले के मुताबिक मौके पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू की जानिब से कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। आतिशबाजी फर्नीचर की 3 दुकानें जलकर खाकसर हो गई। आग मार्केट के बाहर इलेक्ट्रॉनिक पोल से शॉर्ट सर्किट की बाइश लगी है। आग बुझाने के लिए 4 फायर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया है। आग के बाद अबतदाई नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपए में लगा दिया गया है और अब अमल जो सा है वो जारी है और अभी तक कोई जानी नुकसान का इतला नहीं हुआ। जी ठीक है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। हमजा बाजवा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान का रुख करेंगे। प्रोटीज का जारहाना अंदाज ऑस्ट्रेलिया को दे दी मात। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से शिकस्त दे दी। 311 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रन पर आउट हो गई। अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द मैच करार पाए। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा सिर्फ एक दिन की दूरी पर। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स अहमदाबाद में मौजूद जमकर प्रैक्टिस की, जबकि चेयरमैन PCB ज़का अशरफ भारत पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल के बाद कौमी टीम के इजाज़ में नज़म भारती आरजे परवीन ने खिलाड़ियों के लिए दिल जीत लिए हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारत के मैचेस में स्टेडियम इतना खाली क्यों? इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के ट्वीट पर हरभजन सिंह आग बगूला कहा, क्या आप खेल देख रहे हो या खाली नशिस्त हैं? भारतीय क्रिकेटर के जवाब पर कई मद्दाहों ने भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया।
पाक कतर ताल्लुकात मजीद मजबूत। ब्रदर इस्लामी मुल्क के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालम हम्माद अकील अल नाबित ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, पेशा वाराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ ब्रादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाह है। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म भी दोहरा दिया। शहर कायद में डाकू बेलगाम हो चुके हैं। वाटर पंप के करीब निजी बैंक की कैश वैन लूट ली गई है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान 1.5 लाख रुपए छीन कर मौके से फरार हो गए। कैश वैन का अमला बैंक से रकम लेकर निकल रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने असलहे के जोर पर रकम छीनी और मुजाहमत के दौरान सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है। बैंक के चारों अतराफ लगे CCTV कैमरों की मदद से मुलजमान की शनाख्त भी की जा रही है। पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। आइंदा बजट का खसारा हदफ से 1137 अरब ज़्यादा होने का तखमीना है। IMF ने फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। खसारा GDP के 6.5% के बजाय 7.6% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी सरप्लस 4% हदफ के मुताबिक 421 अरब रहने का इम्कान है। मजमूई मुहासिल 12.5%, जबकि अखराजात GDP का 20% रहेंगे। साल 2023-24 में खसारा 8,042 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि हुकूमत ने माली खसारे का हदफ 6,905 अरब रुपए मुकर्रर कर रखा है। कर्जों की शरह 60% के कानूनी हदफ के बजाय 72.2% रहेगी। इस साल प्राइमरी सरप्लस 0.4%, हदफ के मुताबिक 421 अरब रहने का इम्कान है, जिसके अलावा मजमूई मुहासिल 12.5% और मजमूई अखराजात GDP का 20.1% रहेगा। मैक्सिको में मच्छरों की आर्मी तैयारे में घुस गई। परवाज ताखीर का शिकार तैयारे ने शाम 4:30 बजे उड़ान भरना थी, लेकिन 7 बजे टेक ऑफ कर सका। मुसाफिरों ने कहा, जैसे ही कंपार्टमेंट की लाइट्स बंद हुई, मच्छर गायब हो गए। शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की सालगिरह। नुसरत साहब ने अपने तवील करियर के दौरान आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गरोबीदा बनाए रखा। के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।